हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स स्टूडियो में। तो हम लोग देख रहे थे अभी तक सीयूटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हम लोग का तीसरा पार्ट होने वाला है। जिन्होंने भी वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो ये दोनों पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, अब उसके थ्रू वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ई लिमिटेड हैज अलॉटेड 10,000 शेयर टू द एप्लीकेशन ऑफ 14,000 शेयर ऑन अ प्रो राटा बेसिस। Amount on the application was 2 rupees. I've applied the shares for 420 shares. The number of shares allotted and the amount carried forward for the adjustment against allotment money due from F will be। मतलब इसमें हमें क्या कहा कि ई लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई किए हैं अलॉट 4,000 शेयर के एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, जिसमें से एप्लीकेशन मनी का प्राइस था हमारा 2 रुपीज़। तो एफ अप्लाइड 420 शेयर, मतलब एफ ने 420 शेयर अप्लाई किया तो उसे कितने शेयर मिले होंगे। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर 14,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, 10,000 शेयर अलॉट किए गए, इसका मतलब 1.4 शेयर के अगेंस्ट में 1 शेयर अलॉट किए गए। एफ ने कितने किए? एफ ने 420 शेयर किए। तो 420 शेयर को अगर हम 1.4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 300 रुपीज़। और एफ ने अगर 420 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो 420 शेयर्स के लिए उसने 2 रुपीज़ के हिसाब से 840 रुपीज़ दी होगी, जिसका अगर उसे 300 शेयर अगर एप्लीकेशन के हिसाब से अलॉट हुआ तो आगे जो उसकी रिमेनिंग मनी होगी, मतलब कि 300 के हिसाब से हो गया 600, तो रिमेनिंग जो 240 रुपीज़ होगी वो आगे हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 शेयर्स एंड 240 रुपीज़, जो आगे हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ अ सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब इनमें से कौन सा है जो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं है। ये ध्यान रखना है कि इसका पार्ट नहीं है सब्सक्राइब कैपिटल का। इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, फॉरफिटेड शेयर है कि बोनस शेयर। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता है कंपनी में। तो हमेशा जो भी हम फॉरफिटेड शेयर होती है उसको सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता है। इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर और बोनस शेयर, इन तीनों को सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर माना जाता है, लेकिन फॉरफिटेड शेयर को सब्सक्राइब कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच सर्कमस्टांसेस कंपनी कैन इशू अ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कंपनी शेयर इशू कर सकती है और कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए, कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए। इशू शेयर्स टू प्रमोटर, इशू शेयर्स फॉर अ परचेज ऑफ एसेट, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए एंड बी बोथ। अपनी शेयर्स अगर प्रमोटर को इशू करना हो या फिर कोई एसेट्स परचेज करना हो तो उन दोनों के लिए कंपनी अदर देन कैश में कंसिडरेशन में इशू कर सकती है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहला एक तरफ हमें दिए हैं लिस्ट 1, एक तरफ लिस्ट 2, कि जिसको हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इस तरह का क्वेश्चन आजकल सीयूटी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें थोड़ा एक ईजी पे पॉइंट होती है कि अगर आपको इसका 1-2 पे पॉइंट आ रहा है तब उसको तुक्का भी मार सकते हैं। इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, टैक्स पेड। इस साइड क्या दिया है, इनफ्लो आउटफ्लो दिया है। पहले सिंपल सी बात ये समझ लो, टैक्स पेड है मतलब तो ये तो आउटफ्लो ही होने वाला है। तो पहला तो पॉइंट ऐसे ही हट गया, इनफ्लो। अब दूसरा क्या है, टैक्स किस में पेड करते हैं, तो जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे जो उससे अमाउंट है उन्हीं के लिए करेंगे, तो टैक्स पेड हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज करेंगे तो वो भी हमारा आउटफ्लो ही है क्योंकि उसके लिए पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीसरा डिविडेंड पेड, कंपनी ने डिविडेंड का पैसा देंगे, तो कंपनी डिविडेंड कब देती है, जो भी शेयर्स वगैरह कंपनी इशू करती है उस पर देती है, तो वो भी आउटफ्लो है लेकिन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए है। अगला क्या है हमारा, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का सेल करेंगे तो इनफ्लो, इनफ्लो तो एक ही है तो वो इसमें हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सी ए, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन सा हमें फाइंड करना है जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी बायस, यस इट कैन बी, बिकॉज वो इंटरनल मेंबर बनाते हैं तो हो सकता है। रिपोर्ट ऑन स्टेटवर्डशिप फंक्शन, ये नहीं होगा। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हो जाएगा। ओनली इंटरिम रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा इंटरिम पॉलिसी, इंटरिम जो कंपनी का फंक्शन है उसको ही बताता है। दूसरा क्या है, बेसिक और फिजिकल पॉलिसी, ये तो नहीं होता। तो हमारा क्या क्या हो गया, ए सी और डी, ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ करेंट लायबिलिटीज़। तो इसमें करंट लायबिलिटी जो हम बैलेंस शीट में बनाते हैं उसके लिए करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। पहला क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये पता है कि अदर्स करंट लायबिलिटी हमारा सबसे लास्ट होती है, और सबसे पहले क्या होगा, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पे
ट्रेड पेबल्स, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न और देन अदर करंट लायबिलिटी, मतलब DBAC ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ लिक्विडिटी रेशियो। इनमें से कौन कौन सा है जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो का टाइप्स है। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इंसॉल्वेंसी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। तो करेंट रेशियो भी लिक्विड रेशियो में आता है, लिक्विड रेशियो तो आता ही है, इंसॉल्वेंसी रेशियो हमारा फाइनेंशियल रेशियो होता है तो ये नहीं आता, एब्सोल्यूट रेशियो आ जाएगा, देन ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी होता है तो ये भी नहीं आता। क्या क्या आया, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, मतलब ए बी और डी। उसके ऑप्शन क्या था हमारा, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा, व्हेन द डिवेंचर आर इशू एट अ प्रीमियम द टर्म्स ऑफ रिडीमिंग देन द पार ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन अ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू में रिडम्पशन नहीं आएगा पहला तो ऐसे ही गलत। क्रेडिटेड टू द प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी गलत, रिडम्पशन तो आएगा नहीं, इशू आए। डेबिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि क्रेडिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम, तो क्रेडिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द शेयर फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत सिंपल था कि शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हमारा कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैड डेब्ट्स रिजर्व। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हमेशा हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज़ नॉट द रेगुलरली एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन हमारा एनपीएस से आ गया, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वेजेस, सैलरी, डोनेशन और हॉनोरियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पज ऑफ कैश रिसिप्ट, परचेज ऑफ एसेट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन हमेशा से ध्यान रखना किस पर्पज़ के लिए इशू नहीं किया जा सकता। तो कैश रिसीव के लिए कर सकते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स के लिए कर सकते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए इक्विटी शेयर का इशू नहीं कर सकते। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन द इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी। ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on final call. X holding a 500 share paid only the application and allotment money, whereas Y holding 400 share did not pay the final call. The amount of the call in arrears will be। हमें कहा कि कोई कंपनी है जिसने जो कि एक शेयर इशू करती है जिसमें ₹3 एप्लीकेशन पे देनी है, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹2 फाइनल कॉल। कोई एक्स आदमी है जिन्होंने 500 शेयर्स जो भी कंपनी की अलॉटेड की गई थी, एक एक्स आदमी है जिसने 500 शेयर लिया था, जिसने सिर्फ अप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दी। उसने मतलब अप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, मतलब 3-3 ₹6 दे दिया, ₹4 उसने नहीं दिया, तो 500 से ₹4 की वैल्यू हो गई, ₹2000 उसने नहीं दी। वही एक वाई करके आदमी है जिसने फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितने का था, ₹2, मतलब 800 उसने नहीं दी। 2000 उसने नहीं दिया था, 800 इसने दी थी, नहीं दिया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 2800 टोटल। हम लोग आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इफ अ गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ अकाउंट इट विल बी रिटन ऑफ। मतलब क्या बोला, जब हमारा किसी पार्टनर का हम एडमिशन करते हैं उस टाइम पर अगर गुडविल है तो वो कहाँ जाती है। ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी हमारी गुडविल होती है वो हमेशा हमारा ओल्ड पार्टनर के में चला जाएगा, क्योंकि जो गुडविल है वो पहले की है, तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, द फॉलोइंग आइटम अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट। मतलब क्या है कि हमें ऐसे आइटम बताने हैं जो डेबिट साइड में अपीयर नहीं होते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट तो डेबिट में जाता है, ये नहीं होगा। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी भी डेबिट में जाता है, ये नहीं होगा। प्रोविज़न नहीं जाता डेबिट में, ये हो जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंस भी डेबिट में जाता है, तो ये नहीं होगा। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये भी डेबिट में नहीं जाता, तो सी और ये उसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में होगा सी और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।